हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य प्रिया पर। रीतकाल से संबंधित प्रश्न हम लोग सॉल्व कर रहे थे। आज देखते हैं प्रश्न नंबर 124 से। प्रश्न नंबर 124 का डिटेल है, रचना और साहित्य रचनाकारों का सही विकल्प भाषा भूषण जसवंत सिंह का है, यानी भाषा भूषण जसवंत सिंह का है। और विवरण दिए हुए हैं, कर्णाभरण है कर्णेश कवि का, रतन हजारा रसनिध का, रस रहस्य कुलपति मिश्र, रसाभूषण याकूब ललित ललाम मतिराम का है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 125। इससे इस काल को रस के विचार से कोई श्रृंगार काल कहे तो कह सकता है। रीत काल के लिए यह कथन किसका है? तो यह है रामचंद्र शुक्ल का। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यह कथन रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। देख लीजिए क्या कहा है। इससे इस काल को रस के विचार से कोई श्रृंगार काल कहे तो कह सकता है। रीत काल के लिए यह कथन रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। विकल्प में दिए हुए विद्वानों द्वारा रीत काल के नामकरण दिए गए हैं। रामचंद्र शुक्ल ने रीत काल कहा है, मिश्र बंधुओं ने अलंकृत काल, जॉर्ज गिरियसन ने रीत काव्य और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल कहा है। ये सब अलग अलग विद्वानों ने रीत काल के अलग अलग नाम दिए हुए हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 126। पर कारज देह को धारे फिरो परजन्य जथारथ होए दारसो, निध नीर सुध के समान करो सभी विध सुंदरता सरसो, गानंद जीवन दायक हो कबो मेरियो पीर ये परसो। उपयुक्त पंक्तियाँ किससे संबोधित है? तो यह है बादल को संबोधित कर रहे हैं। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। देखिए यह पंक्तियाँ बादल को संबोधित है। इन पंक्तियों के रचयिता घनानंद है। घनानंद रीत काल के रीत मुक्त धारा के प्रमुख कवि हैं। घनानंद की प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं सुजान सार, इश्कलता, विरह लीला, वियोग बेल, ओकसार, कृपाकंद, रसकेलवल्ली, यमुनायस। इनकी जो विरह लीला है वो ब्रज भाषा में लिखी गई है, किंतु उसमें फारसी छंद का भी प्रयोग है, यानी प्रयोग उसमें मिलता है। प्रश्न नंबर अगला देखिए, प्रश्न नंबर है 127। रीत काल में वीर काव्य लिखने के लिए सर्वाधिक प्रसिद्धि किसे मिली है? तो वह मिली है भूषण को। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। एकमात्र कवि रीत काल के भूषण जो ने वीर काव्य में लिखा है। रीत काल में वीर काव्य लिखने के लिए सर्वाधिक प्रसिद्धि भूषण को मिली। ये शिवाजी और छत्रसाल के आश्रय में रहते थे। भूषण वीर रस के कवि हैं। चित्रकूट की राजा सोलंकी ने इन्हें कवि भूषण की उपाधि दी थी। देख लीजिए भी यहाँ इनकी रचना है शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक। मतिराम की प्रमुख कृति देख लीजिए, फूल मंजरी, रसराज, ललित ललाम, सतसई, अलंकार पंचाशिका, पद्माकर ने हिम्मत बहादुर बिरदावली, पद्मावरण, जगत विनोद, प्रबोध पचासा आदि की रचना की है। देव की प्रमुख रचनाएं हैं भाव विलास, अष्टयाम, सुजान विनोद, देव शतक, प्रेम चंद्रिका। यह सब रचनाएं किसकी हैं? देव की हैं। प्रश्न नंबर 128। कौन से रीतकालीन कवि आपस में भाई माने जाते हैं? तो वो कौन थे? वो है चिंतामणि, भूषण, मतिराम, यानी ई ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चिंतामणि, भूषण, मतिराम जो है आपस में भाई थे। देख लीजिए, चिंतामणि, भूषण, मतिराम कवि आपस में भाई माने जाते हैं। चिंतामणि त्रिपाठी के सहोदर भूषण, मतिराम और जटाशंकर त्रिपाठी थे। मतलब टोटल 4 भाई थे। ये सभी रीतकालीन कवि थे। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, जैसे चिंतामणि का है तो चिंतामणि का रसविलास, छंद विचार पिंगल, श्रृंगार मंजरी, कंकुल, कल्पतरु, काव्य विवेक, काव्य प्रकाश, कवित्व विचार। भूषण का है शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक। मतिराम का है फूल मंजरी, रसराज, ललित ललाम, सतसई, अलंकार पंचाशिका, वृत्त कौमुदी, लक्षण श्रृंगार और साहित्य सार। ये सब मतिराम के हैं। अगला देख लीजिए, प्रश्न नंबर 129। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प रचना और रचनाकार की दृष्टि से गलत है? तो देख लीजिए, सी ऑप्शन आपका श्रृंगार सागर गलत है। यह किसका है श्रृंगार सागर? तो यह मोहनलाल मिश्र का, मोहनलाल मिश्र का है। बाकी मोहनलाल लिखते रहे, मिश्र जान लीजिए, मोहनलाल मिश्र का है। कवि कुल कंठाभरण ये दूल्हा का है, दूल्हा कवि थे। रस सारांश आपका भिखारी दास का है और रस रहस्य कुलपति मिश्र का है। तो श्रृंगार सागर याद रखना कि मोहनलाल मिश्र का था। देख लीजिए एक बार, श्रृंगार सागर मोहनलाल मिश्र, कवि कुल कंठाभरण दूल्हा, रस सारांश भिखारी दास, रस रहस्य कुलपति मिश्र और माधवानंद कामकंदला ये आलम की रचना है।
प्रश्न नंबर 130, निम्नलिखित में से कौन सा कवि रीत मुक्त काव्य धारा का नहीं है? तो रीत मुक्त काव्य धारा का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, भिखारी नहीं है। ठाकुर, आलम, बोधा, द्विजदेव ये सब रीत मुक्त कवि हैं, जबकि भिखारी दास रीतबद्ध के अंतर्गत आते हैं। देख लीजिए, भिखारी दास रीत मुक्त काव्य धारा के कवि नहीं है, बल्कि ये रीतबद्ध काव्य धारा के अंतर्गत आते हैं। इनकी रचनाएं क्या क्या हैं? नामकोश 1738 ईस्वी में, रस सारांश 1742 ईस्वी में, छंदाड़ो पिंगल 1742 ईस्वी में, काव्य निर्णय 1746 ईस्वी में आदि। ठाकुर, बोधा, आलम, घनानंद ये सब रीत मुक्त काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं, इसको भी याद रखना है। अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न नंबर 131 है कि निम्नलिखित रचनाओं को उनकी रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो देख लीजिए, कविकुल कल्पतरु किसका है? तो चिंतामणि का है। ललित ललाम मतिराम का है। शिवा बावनी भूषण का है। और काव्य निर्णय भिखारी दास का है। तो आपका क्या हो जाएगा? आ का तीसरा, बा का चौथा, सा का पहला और दा का दूसरा हो जाएगा। इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पे देखिए वही लिखा है, फिर अगला देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 132, रीत मुक्त कवियों के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो देखिए कौन सा कथन गलत है। रीत मुक्त की क्या क्या विशेषताएं थी इन कवियों की? रीत मुक्त कवियों के प्रेम वर्णन में विरह व्यथा प्रधान थी, सही है। रीत मुक्त कवियों ने प्राचीन काव्य परंपरा को बड़ी गहराई से ग्रहण किया, ये भी सही है। नहीं, ये नहीं सही है, बड़ी गहराई से नहीं ग्रहण किया था। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि ये कोई मतलब ऑप्शन गलत है। रीत मुक्त कवियों में रीतबद्ध कवियों जैसी इंद्रिय वासना नहीं थी, ये भी सही है। और रीत मुक्त काव्य में कवियों की प्रेमानुभूति को आत्मा अभिव्यक्त की शैली में स्थान प्राप्त हुआ, ये भी सही है। देख लीजिए आगे, प्रश्न नंबर 133, रीत काल के कवि रसलीन का लिखा ग्रंथ इनमें से कौन सा है? तो वह है अंगदर्पण। रसलीन का कौन सा ग्रंथ है? अंगदर्पण। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ये ऑप्शन आपका सही होगा। रीत काल के कवि रसलीन का लिखा ग्रंथ अंगदर्पण है। देख लीजिए, हाईलाइट किया है। यह 1737 में रचित है। इनकी एक रचना है रस प्रबोध, जो कि 1741 ईस्वी में है। यानी अंगदर्पण और रस प्रबोध रसलीन की रचना है। इसमें 1155 दोहों में रसों का वर्णन है। यमुना लहरी ग्वाल कवि की रचना है, यानी जो ग्वाल कवि हैं उनका रचना है यमुना लहरी। इनकी अन्य रचनाएं हैं रसकानंद, रसरंग, कृष्ण जू को नक्सिक, षड ऋतु वर्णन आदि। रस रत्नाकर सुखदेव मिश्र की रचना है। इनकी अन्य रचनाएं हैं रसाड़ो, श्रृंगार लता, फाजिल अली प्रकाश, वृत्त विचार, छंद विचार आदि। ब्रजविलास की रचनाकार ब्रजवासी दास जी हैं। ब्रजविलास नाम हाईलाइट किए हैं, नाम के हिसाब से है। प्रश्न नंबर 134, इनमें से कविदेव का लिखा ग्रंथ कौन सा नहीं है? तो कविदेव का लिखा हुआ ग्रंथ डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, विष्णु विलास नहीं है। देव ने क्या लिखा था? भाव विलास, भवानी विलास, रस विलास, ये सब देव की रचना है, लेकिन विष्णु विलास नहीं है। विष्णु विलास देव की रचना नहीं, बल्कि इसके रचनाकार लाल कवि गोरे लाल है। यह एक रस निरूपक ग्रंथ है। लाल कवि की एक अन्य रचना है छत्र प्रकाश, जो महाराजा छत्रसाल के जीवन चरित्र संबंधी प्रबंधात्मक वीर काव्य है। शेष तीनों रचनाएं देव की है। आइए प्रश्न नंबर 135 देखते हैं। 135 क्या कह रहा है? निम्नलिखित कवियों में से ओरछा नरेश के दरबारी कवि, मंत्री, गुरु और मंत्री कौन थे? यानी मंत्र गुरु, मंत्री, दरबारी कवि, तो ये थे केशव दास। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देख लीजिए, ओरछा नरेश के दरबारी कवि, मंत्र गुरु और मंत्री केशव दास थे। केशव का उपनाम वेदांती मिश्र था। ये ओरछा नरेश महाराजा राम सिंह के भाई इंद्रजीत सिंह के गुरु और राजाश्रित कवि थे। केशव निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रतन बावनी, वीर सिंह देवचरित, नक्सिक, छंदमाल आदि। देव आचार्य और कवि दोनों रूप में प्रसिद्ध थे। इनकी रचनाएं क्या हैं? देख लीजिए, अभी बताए थे। भाव विलास है, भवानी विलास है, अष्टयाम है, भवानी विलास, सुजाल विनोद आदि। चिंतामणि त्रिपाठी को शुक्ल जी ने रीत काल का प्रवर्तक माना है। बाकी लोगों ने केशवदास को माना है, लेकिन रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि को। इनकी रचनाएं हैं श्रृंगार मंजरी, रस विलास, छंद विचार पिंगल, कविकुल कल्पतरु, कवित्व विचार आदि। भूषण शिवाजी और छत्रसाल के राजाश्रित कवि हैं। इनकी रचनाएं शिवराज भूषण, शिवा पावनी और छत्रसाल दर्शक, यानी दोनों राजाओं के बारे में इन्होंने लिखा है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 136, निम्नलिखित ग्रंथों में कौन सा ग्रंथ केशव रचित नहीं है? तो केशव का कौन सा है? डी ऑप्शन भाषा भूषण नहीं है, ये जसवंत सिंह का है।
बाकी क्या क्या है, विज्ञान गीता, छंदमाल और जागीर जस चंद्रिका, ये सब केशवदास की रचना है। छंदमाल किसकी रचना था? छंदमाल तो केशवदास का है, मतलब भाषा भूषण, तो भाषा भूषण जसवंत सिंह की रचना है। प्रश्न नंबर 137, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ चिंतामणि का नहीं है? तो कौन सा चिंतामणि की नहीं है? कविप्रिया, क्योंकि ये केशवदास का है। कविप्रिया ग्रंथ रीतकालीन कवि केशवदास की कृति है, केशवदास की कृति है। इनकी अन्य कृतियाँ हैं रसिक प्रिया, नखशिख, छंदमाल, रामचंद्रिका, वीर सिंह देवचरित, देवचरित, रतनवाहिनी, विज्ञान गीता, जागीर जस चंद्रिका आदि, ये सब इनकी रचनाएं हैं। चिंतामणि द्वारा रचित कृति है कविकुल, कल्पतरु, रसविलास, काव्य विवेक, काव्य प्रकाश, श्रृंगार मंजरी, छंद विचार आदि। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 138, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास एकाल, अली कली ही सौ बिंदु आगे कौन हवाल। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यह पंक्तियाँ ब्रजभाषा में रचित है। किसमें रचित है? ब्रजभाषा में। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, उसका डॉट डॉट आगे कौन हवाल, उक्त पंक्तियाँ ब्रजभाषा में लिखा गया है। यह रीतकाल के रीत सद्य कवि बिहारी की पंक्ति है। बिहारी की एकमात्र रचना बिहारी सतसई है, जिसमें 719 दोहे हैं। आइए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 139, प्रबोध पचासा के रचनाकार कौन है? तो प्रबोध पचासा के जो रचनाकार है, हमारे हिसाब से ये सही होगा, भूषण है, लेकिन एक बार फिर से देख लेते हैं आंसर। प्रबोध पचासा के लेखक कौन है? नहीं, पद्माकर भट्ट है, सॉरी। प्रबोध पचासा के रचनाकार पद्माकर भट्ट है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रबोध पचासा के रचनाकार पद्माकर भट्ट है। प्रबोध पचासा भक्त निरूपण विषय ग्रंथ है, इसके रचनाकार पद्माकर भट्ट हैं। इनकी अन्य रचनाएं व विषय निरूपण हैं। देख लीजिए, हिम्मत बहादुर बिरदावली, 211 छंदों में हिम्मत बहादुर का शौर्य वर्णन दिया गया है। प्रताप सिंह बिरदावली, 117 छंदों में प्रताप सिंह का शौर्य वर्णन है। राम रसायन वाल्मीकि के रामायण का छाया अनुवाद है। और जगत विनोद छाप प्रकाश एवं 731 छंदों में 9 रसों का विवेचन है। प्रश्न नंबर अगला देखिए 140, निम्नलिखित में से क्या रीतमुक्त कविता की विशेषता नहीं है? तो क्या नहीं है रीतमुक्त कविता की विशेषता? रीतमुक्त पूछा क्योंकि रीतबद्ध रीत सिद्ध रीतमुक्त 3 भागों में रीतकाल को बांटा गया था, तो यहाँ पे मुक्त का पूछ रहा है। रीतमुक्त कवियों का प्रेम वर्णन व्यथा प्रधान है, सही है। प्राचीन काव्य परंपरा का अनुसार इनकी उल्लेखनीय विशेषता है, नहीं, ये नहीं है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्या ये भी सही है? इनके प्रेम में उदारता है, रीतबद्ध कवियों जैसी इंद्रिय वासना नहीं है। इस धारा के काव्य में कवियों के प्रेमानुभव को अभिव्यक्त की शैली में स्थान प्राप्त हुआ है, ये भी सही है आपका। रिपीट तो नहीं हो रहा ना प्रश्न? यही प्रश्न एक बार मिल चुका है, नहीं रिपीट नहीं है। भी सही है। प्राचीन काव्य परंपरा का अनुसार उनकी उल्लेखनीय विशेषता है, यह कथन सही नहीं है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, क्योंकि वही सारी चीज़ फिर से दोहरा दिया है। प्रश्न नंबर 141, रीतकालीन काव्य की प्रमुख प्रवृत्ति क्या है? मतलब मुख्य प्रवृत्ति क्या रही है रीतकाल की? तो श्रृंगारिकता है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। रीतकालीन काव्य की मुख्य प्रवृत्ति श्रृंगारिकता रही है। इसी आधार पर रीतकाल का नाम आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल रखा है। रीतकाल को 3 भागों में बांटा गया है, रीतबद्ध, रीत सिद्ध, रीत मुक्त। हम सोच रहे हैं जल्दी जल्दी से पढ़ा के इसको ख़त्म करें, उसके बाद अभी व्याकरण पढ़ाना है, प्रैक्टिस सेट करवाना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग देखिए, ताकि हमको भी अच्छा लगे और मोटिवेशन मिल सके आगे वीडियो बनाने के लिए। प्रश्न नंबर 142, रीतकाल के संदर्भ में रीत काव्य किसे कहते हैं? तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, जिसकी रचना विशिष्ट पद्धति अथवा नियमों को दृष्टि में रखकर की गई हो, उसे रीत काव्य कहते हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। हम सोच रहे जल्दी जल्दी आप लोग की अच्छी तैयारी हो जाए, ताकि टीजीटी पीजीटी पेपर में अच्छा नंबर मिल सके, अच्छे से लोग पास हों। प्रश्न नंबर 143, सतसैया के दोहरे ज्यो नाविक के तीर किसके दोहों के लिए कहा गया है? तो यह बिहारी के दोहों के लिए। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 143 का। सतसैया के दोहरे ज्यो नाविक के तीर बिहारी के दोहों के लिए कहा गया। ध्यातव्य है कि बिहारी लाल रीत सिद्ध कवि है, जिन्होंने 719 दोहे का सतसई नामक एक ग्रंथ लिखा। ये प्रीवियस ईयर पेपर है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, बार बार इसमें से प्रश्न आए हैं, इसीलिए हम इसको सॉल्व करवा रहे हैं कि आपका रिवीजन अच्छे से हो जाए। इनकी भाषा प्रतिष्ठित साहित्यिक ब्रज भाषा है, इसकी बिहारी की। डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार यूरोप में बिहारी सतसई के समकक्ष कोई रचना नहीं है।
प्रश्न नंबर 144, निम्नलिखित में से कौन आचार्य और कवि दोनों रूपों में पाए जाते हैं? तो देव आपके हैं, देव आचार्य और कवि दोनों रूपों में पाए जाते हैं। देख लीजिए, रीतकालीन रचनाकारों में देव आचार्य एवं कवि दोनों रूप में पाए जाते हैं। देव हित हरवंश के अनंत संप्रदाय में दीक्षित थे। अनंत मतलब जिसका कोई दूसरा और मतलब किसी और को अपना मानता हो, जैसे बोलते हैं अनन्य भक्त हैं, यानी उनके अलावा किसी और को न मानना। इनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं: भाव विलास, अष्टयाम, भवानी विलास, राग रत्नाकर, कुशल विलास, देवचरित, प्रेमचंद्रिका, जाति विलास, शब्द रसायन या काव्य रसायन, सुख सागर तरंग, देव माया प्रपंच, देव शतक, सुजान विनोद, प्रेम तरंग, ये सब देव की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 145, बरवे नाई का भेद किसकी रचना है? तो यह रहीम की रचना है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बरवे नाई का भेद रहीम की रचना है। यह अवधी भाषा में लिखा गया प्रथम रीत निरूपक ग्रंथ है। इसकी रचना संस्कृत के भानुदत्त के रसमंजरी के आधार पर हुई है। संस्कृत, फारसी एवं हिंदी मिश्रित भाषा में रहीम दास ने खेट कौतुकम जातकम नामक ज्योतिष ग्रंथ की रचना की है। इनकी अन्य रचनाएं हैं दोहावली, नगर शोभा, श्रृंगार सोरठा, मदनाष्टक, ये सब रहीम दास जी की रचना है। प्रश्न नंबर 146, काव्य निर्णय की रचना किसने की है? तो भिखारी दास ने। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। काव्य निर्णय की रचना भिखारी दास ने की है। इनकी अन्य रचनाएं काव्य सारांश, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, छंदाड़ो पिंगल, अमरकोश या सदनामकोश, विष्णु पुराण भाषा और शतरंज शतिका। देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 147, रसिक प्रिया के रचनाकार कौन है? तो रसिक प्रिया के रचनाकार केशव दास है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। रसिक प्रिया के रचनाकार केशव दास है। इनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार है: रामचंद्रिका, कप्रिया, रतन बावनी, वीर सिंह देवचरित, विज्ञान गीता, जहांगीर जसचंद्रिका, नक्सिक, छंदमाल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहा। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा। ये सब प्रश्न पूछता है कि किसने रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा? तो रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कहा। किसको कहा? तो रामचंद्रिका को कहा गया। ये सब याद रखना बहुत इम्पोर्टेंट है, इसीलिए हम इसको बहुत अच्छे से सॉल्व करा रहे हैं। फालतू का बात इसमें नहीं करते बीच में हम। प्रश्न नंबर 148, घनानंद की काव्य भाषा थी? तो वह थी ब्रज भाषा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। घनानंद की जो काव्य भाषा है वो ब्रज भाषा थी। घनानंद रीत काल के रीतमुक्त कवि हैं। रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, ये साक्षात रसमूर्ति और ब्रज भाषा के काव्य के प्रधान स्तंभों में है। घनानंद की प्रमुख कृतियाँ देख लीजिए: सुजान सार, इश्क लता, विरह लीला, वियोग बेन, कोकसार, कृपाकंद, केलवल्ली है, यमुना यश, ये घनानंद की प्रमुख रचनाएं हैं। इसको याद रखिएगा, बार बार पढ़ दे रहे हैं ताकि आपको रिवीजन मतलब बार बार आपके दिमाग में आएगा तो ऐसे ही याद हो जाएगा 102 बार वीडियो देखने पर। प्रश्न नंबर 149, निम्नलिखित में कौन रीत मुक्त कवि नहीं है? तो रीत मुक्त कवि बिहारी नहीं है। डी ऑप्शन सही है, क्योंकि ये रीत सिद्ध कवि है। बिहारी रीत मुक्त कवि नहीं है, बल्कि ये रीत सिद्ध कवि है। बिहारी सत्सई 719 दोहे इनकी प्रसिद्ध कृति है, जिसमें नीति एवं श्रृंगार के दोहे संग्रहित हैं। घनानंद, बोधा, ठाकुर, आलम, ये सब क्या है? रीत मुक्त कवि कहलाते हैं। प्रश्न नंबर 150, घनानंद की रचना नहीं है? तो घनानंद की रचना साहित्य सार नहीं है। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आप लोग जैसे यहाँ ऐसे बनाइए, इसे 3 भाग करिए। ऐसे यहाँ ऊपर लिख दीजिए रीत काल, रीत काल यहाँ पर लिख दीजिए। और रीत काल को यहाँ रीतबद्ध, रीत सिद्ध, रीत मुक्त लिखिए। उसके बाद जितने कवि हैं इसे लिख लीजिए, उनका अलग अलग नाम से लिख लीजिए। उसके बाद 2 से 4 बार देख लीजिएगा, अपने आप याद हो जाएगा, क्योंकि ये पूछता है बार बार, इसलिए इसको याद करना जरूरी है। देखिए, साहित्यसार घनानंद की रचना नहीं, बल्कि यह मतिराम की रचना है। मतिराम और घनानंद की रचना इस प्रकार है: मतिराम की फूल मंजरी, लक्षण श्रृंगार, रसराज, ललित लला, सत्सई, अलंकार पंचाशक्य, वृत्त कौमुदी। उसके बाद देख लीजिए, घनानंद की रचनाएं हैं सुजान सार, इश्क लता, विरह लीला, वियोग बेन, कोकसार, कृपाकंद, रस केलवल्ली, यमुना यश, ये सब घनानंद की रचनाएं हैं। प्रश्न नंबर 151, निम्नलिखित में से कौन सी रचना सेनापति की है? तो कौन सी रचना है? कवित्व रत्नाकर। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये सेनापति की रचना है। देखिए कितना बार आता है, एक लोगों की रचनाएं कितनी बार अब तक आ चुकी हैं। सेनापति के मात्र 2 ग्रंथ हैं, मुख्य ग्रंथ है, जो एक है कवित्व रत्नाकर, इसमें 5 तरंग है और 394 छंद में राम कथा का वर्णन है। ये हो गया। दूसरा काव्य कल्पद्रुम, इसे रीत ग्रंथ माना जाता है।
इनके विषय में रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि ये बड़े ही सहृदय कवि थे। ऋतु वर्णन तो इनके जैसा और किसी श्रृंगारी कवि ने नहीं किया। सेनापति ब्रजभाषा के कवि हैं और इनका सर्वाधिक प्रिय अलंकार श्लेष अलंकार है। इसको भी याद रखना है कि श्लेष अलंकार इनका प्रिय अलंकार है। देखिए अगला प्रश्न, देखिए प्रश्न नंबर 152, काव्य रसायन की रचयिता कौन है? तो काव्य रसायन की रचयिता देव हैं। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसकी रचना देव है। काव्य रसायन के रचयिता रीतकाल के प्रमुख कवि देव हैं। देव हित हरिवंश के अनन्य संप्रदाय में दीक्षित थे। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं भाव विलास, अष्टयाम, भवानी विलास, राग रत्नाकर, कुशल विलास, देवचरित, प्रेमचंद्रिका, जाति विलास, रस विलास, शब्द रस या काव्य रसायन, सुख सागर तरंग, देव माया प्रपंच, देव शतक, सुजान विनोद, प्रेम तरंग, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। प्रश्न नंबर 153, निम्नलिखित में कौन सा भूषण की रचना नहीं है? तो भूषण की रचना बी ऑप्शन सही हो जाएगा, रतन बावनी नहीं है। क्या है? शिवा बावनी, शिवराज भूषण, छत्रसाल दशक। रतन बावनी भूषण की रचना नहीं है, बल्कि यह रीतकालीन कवि केशवदास की रचना है। केशवदास की और कौन सी रचनाएं हैं? सबसे ज़्यादा तो फेमस है रामचंद्रिका, उसको याद रखना है और जो है उसको भी देख लेना है। रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, वीर सिंह देवचरित, विज्ञान गीता, जहांगीर जसचंद्रिका, नक्सिक, छंदमाल। उसके बाद क्या है? शिवा बावनी, शिवराज भूषण और छत्रसाल दशक, ये सब भूषण की रचना है। भूषण मूलतः वीर रस के रीतकालीन कवि थे। प्रश्न नंबर 154, जग की कविताएं के धोखे रहे, हया परवीनन की मत जात जगी, किस पंक्ति पंक्तियां हैं? तो यह बी ऑप्शन सही हो जाएगा, घनानंद की पंक्ति है। जग की कविताएं के धोखे रहे, हया परवीनन की मत जात जगी, घनानंद की पंक्ति है। दिस विदिशन ते उमड़ मड़े, लीनोब, सोमनाथ की पंक्ति है। अति सुदो स्नेह के मार्गू है, जह नय को सयानप बाक नहीं, आनंद की पंक्ति है। और मानुष हो तो वही रसखान, बसो संग गोकुल गाँव के ग्वालन, रसखान की पंक्ति है। रसखान कह रहे हैं कि मतलब मनुष्य रूप में जन्म लूँ तो गोकुल में लूँ। प्रश्न नंबर 155, रीतकालीन कवि बिहारी की कविता को शक्कर की रोटी किसने कहा है? तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, पदम सिंह शर्मा जी ने कहा है बिहारी के कविता को शक्कर की रोटी। प्रश्न नंबर अगला देखिए 156, प्रबंध काव्य को वनस्थली और मुक्तक को गुलदस्ता किसने कहा? तो यह आपके प्रिय रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रबंध काव्य को वनस्थली और मुक्तक को गुलदस्ता आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी के संदर्भ में कहा था। रीतकाल के संदर्भ में डॉक्टर नगेंद्र ने क्या कहा है? रीतकाल के अंतर्गत राजाश्रित कवियों में से अधिकांश तथा जन कवियों में से कतिपय ऐसे थे जिन्होंने आत्मदर्शन की भावना अथवा काव्य रसिक समुदाय को काव्यांगों का सामान्य ज्ञान प्राप्त कराने के उद्देश्य से ब्रजभाषा में रीत ग्रंथों का पारायण किया। तो इन कवियों की सबसे प्रमुख प्रवृत्ति रीत निरूपण ही थी। देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 157, अमीय हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार, किसकी पंक्ति है? तो यह रसलीन की पंक्ति है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अमीय हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार, रसलीन की पंक्ति है। छंद रीत समझे नहीं बिन पिंगल के ज्ञान, सोमनाथ की पंक्ति है। ताही को रत कहत है, रस ग्रंथन की रीत, पद्माकर की पंक्ति है। यह अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, यह बिहारी की पंक्ति है। बिहारी दास ने यह कहा है। प्रश्न नंबर 158, रस पीयूष निधि के रचनाकार कौन है? तो ये सोमनाथ जी है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने हाईलाइट किया है। रस पीयूष निधि के रचनाकार आचार्य सोमनाथ हैं। इनकी रचनाएं हैं श्रृंगार विलास, पंचाध्यायी, सुजान विलास, कृष्ण लीलावती, माधव विनोद। चिंतामणि की रचनाएं कौन कौन से हैं? रस विलास, छंद विचार पिंगल, श्रृंगार मंजरी, कवि कुल कल्पतरु, काव्य रसायन होगा जहाँ तक है, कटा हुआ है तो देख के आगे देख लेते हैं। काव्य प्रकाश था, काव्य प्रकाश है। मोतीराम की रचनाएं क्या है? फूल मंजरी, साहित्य सार, लक्षण श्रृंगार, ललित ललाम, रसराज, सतसई, अलंकार पंचाशिका और विरुद्ध कौमुदी। देव की रचनाएं हैं भाव विलास, भवानी विलास, जाति विलास, काव्य रसायन। याद भी रखना है क्योंकि कई ये सब रस रस करके जो है विलास विलास ये सब बहुत कन्फ्यूजन करता है, इसलिए इसको ध्यान रखना। प्रश्न नंबर 159, प्रेम मार्ग का ऐसा परबीड़ और धीर पथिक तथा जवादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रजभाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। आचार्य शुक्ल का उक्त कथन किस रीतकालीन कवि के विषय में है? तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, घनानंद के विषय में शुक्ल जी ने कहा था। देख लीजिए एक बार फिर से पढ़ दे रहे हैं। प्रेम मार्ग का ऐसा परबीड़ और धीर पथिक तथा जवादानी का ऐसा दावा करने वाला ब्रजभाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। आचार्य शुक्ल का उक्त कथन रीतकालीन रीतमुक्त धारा के कवि घनानंद के विषय में है।
घनानंद की प्रमुख रचनाएं क्या हैं? सुजान सार, इश्क लता, विरह लीला, वियोग बेल, कोकसार, कृपाकंद, रस केवल्ली और यमुना यश। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 160। किस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समाज शक्ति जितनी अधिक होगी उतना ही वह मुक्तक की रचना में सफल होगा? यह क्षमता बिहारी में पूर्ण रूप से वर्तमान थी। यह कथन किसका था? तो ये भी रामचंद्र शुक्ल जी का है। अगर माइनस मार्किंग ना रहे और कथन पूछे ना किसी को समझ में आ रहा हो तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल लगाइए, 70% है कि सही हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए, फिर उन्होंने यही कहा, एक बार लेकिन पढ़ देते हैं ताकि याद हो जाए। जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समाज शक्ति जितनी अधिक होगी उतना ही वह मुक्तक की रचना में सफल होगा। यह क्षमता बिहारी में पूर्ण रूप से वर्तमान थी। यह कथन मूलतः आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। इनके सही के संबंध में रामचंद्र शुक्ल ने अन्यंत कहा है, यदि प्रबंध काल एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक चुना हुआ गुलदस्ता। यानी दोनों कथन रामचंद्र शुक्ल जी के हैं और दोनों कथन किसके बारे में कहा है? तो बिहारी जी के बारे में कहा है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 161। रीतकाल में नीति विषय काव्यों की रचना इनमें से किसने नहीं की है? तो किसने नहीं की है? नागरीदास, क्योंकि ये रीतकालीन कवि नहीं है। नागरीदास रीतकालीन मुक्तक शैली की कृष्ण काव्य के रचयिता है। ठीक, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं किसकी? नागरीदास की। मनोरथ मंजरी 1723 ईस्वी, इश्क चमन, फाग विहार, जुगल रसमाधुरी, रसलता, रसिक रत्नावली आदि। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 162। निम्नलिखित में कौन सी विशेषता रीतमुक्त काव्य यानी स्वच्छंदता और अधिक काव्य की मुख्य विशेषता नहीं है? तो ये ऑप्शन भावावेग का उच्छल प्रवाह, बी व्यक्तिपरकता, सी सब प्रकार की रूढ़ियों से मुक्ति, डी शैल्पिक चमत्कार प्रदर्शन। वैसे इसमें व्यक्तिपरकता नहीं था, बी ऑप्शन आपका सही होगा। फिर भी एक बार आंसर चेक कर ले रहे हैं 162 का, डी ऑप्शन नहीं था, सॉरी हमको याद नहीं है प्रश्न, आपके साथ हम भी पढ़ रहे हैं लगभग 162 का डी। शैल्पिक जो है चमत्कार प्रदर्शन नहीं था इन लोगों में, रीत मुक्त वालों में। फिर से एक बार पढ़ दे रहे हैं। इनका है भावावेग का उच्चल प्रवाह था, व्यक्ति प्रकता थी, सब प्रकार की रूढ़ियों से मुक्ति थी और श्रृंगारिकता का प्रधान था। किसका? रीत मुक्त काव्य धारा की विशेषता थी। प्रश्न नंबर 163। निम्नलिखित काव्य शास्त्र की निम्नांकित कृतियों का सही काल क्रम है? तो बी सही हो जाएगा। रसिक प्रिया, फिर कवि कुल कल्पतरु, रस रहस्य और काव्य निर्णय। अभी हम डेट भी पढ़ दे रहे हैं, देख लीजिए। रसिक प्रिया 1591 ईस्वी केशवदास की रचना है। कवि कुल कल्पतरु 1650 ईस्वी चिंतामणि की रचना है। रस रहस्य 1670 ईस्वी कुलपति मिश्र की रचना है। काव्य निर्णय 1746 ईस्वी भिखारी दास की रचना है। अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न नंबर 164 है। प्रश्न नंबर 164 मिलान करना है। कवि कुल कल्पतरु तो ये चिंतामणि की रचना है। ललित ललाम, वैसे ही याद कर लीजिए, ललित ललाम मतिराम, ये सही हो जाएगा। भाव विलास भवानी विलास ये सब देव की रचनाएं हैं, आपको भी पढ़ा चुके हैं, देव हो जाएगा। काव्य निर्णय भिखारी दास की रचना है। काव्य निर्णय श्रृंगार निर्णय ये सब भिखारी दास की रचना है। तो देख लीजिए, पहला का चौथा, दूसरे का पहला, तीसरे का पांचवा, चौथे का दूसरा, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देख लीजिए, कवि कुल कल्पतरु चिंतामणि की, ललित ललाम मतिराम, भाव विलास देव, काव्य निर्णय भिखारी दास और भाषा भूषण जसवंत सिंह का है। देख लीजिए, फिर मिलान कहा गया है। प्रश्न नंबर 165 गंगा लहरी, गंगा लहरी किसका है? देख लीजिए, देख के मिला रहे हैं पहले। गंगा लहरी है, इश्क नामा है, विरह लीला, शिवा बावनी। तो शिवा बावनी आपको पता भूषण का है। किसका? भूषण का। 4 का पहला हो जाएगा। एलिमिनेट करने के लिए आपको तरीका बता रहे हैं कि जैसे मान लीजिए आपको चारों नहीं याद आ रहा है, 1-2 याद आ रहा है, तो देख लीजिए कि कौन सा जा रहा है। तो देखिए, चौथा का पहला, अब किसमें है? बी और सी 2 ऑप्शन में है, यानी आपका 2 ऑप्शन पहले ही कट गया, ये और डी। अब बी और सी में देख लेते हैं। इश्क नामा आपको पढ़ा चुके हैं, बोधा का है। तो दूसरे में तीसरा किस में है? तो देखिए सी ही, एक ही ऑप्शन है, यानी हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब इससे मिला लीजिए, गंगा लहरी पद्माकर की हो गई, इश्क नामा आपका बोधा का, विरह लीला घनानंद का और शिवा बावनी भूषण की रचना है। ऐसे एलिमिनेट करके आप मिलाइए, ताकि हो सकता है पेपर में जैसे 2 याद है और न याद आए तो सही रहे। काव्य ग्रंथों या उनकी रचनाकारों को देखिए। सुमेलन गंगा लहरी पद्माकर की रचना है। इश्क नामा बोधा, विरह लीला घनानंद, शिवा बावनी भूषण और सुजान चरित सूदन की रचना है। सुजान चरित सूदन की रचना है।
प्रश्न नंबर 166, इनमें से किस विकल्प के सभी ग्रंथ लक्षण ग्रंथ हैं? तो कौन सा है? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। भाषाभूषण, ललित ललाम, कविकुल कल्पतरु और काव्य रसायन, ये सब लक्षण ग्रंथ है सभी। प्रश्न नंबर 167, नीचे दिए गए रचनाओं के आधार पर उत्तर दीजिए। तो अष्टयाम, अलंकार माला, राग रत्नाकर, अंग दर्पण, किस विकल्प की सभी रचनाएं देव की नहीं है? मतलब कौन सा विकल्प ऐसा है जिसमें देव की रचनाएं नहीं है? तो देव की रचना कौन कौन सी नहीं है? अलंकार माला नहीं है आपका, और कौन सा नहीं है? अंग दर्पण नहीं है। तो दूसरा और चौथा किस में नहीं है? तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये दोनों उनकी रचना नहीं है, देख लीजिए, इम्पॉर्टेंट है ये। अलंकार माला जो है सूरत मिश्र की है, और अंग दर्पण रसलीन की रचना है। अंग दर्पण आपको पता है रसलीन की रचना है, और अलंकार माला सूरत मिश्र की रचना है। प्रश्न नंबर 168 इम्पॉर्टेंट है, हाईलाइट कर दिए हैं। किस कवि का यश उनकी रचनाओं के परिमाण के हिसाब से नहीं होता, बल्कि गुण के हिसाब से होता है? शुक्ल जी ने यह कथन किसने कहा? तो यह कथन बिहारी जी के बारे में। अभी तक आप लोगों ने शुक्ल जी से के कथन 3 कथन पढ़ चुके हैं हम लोग बिहारी जी के बारे में। फिर से एक बार देख लीजिए। किसी कवि का यश उसकी रचनाओं के परिणाम के हिसाब से नहीं होता, बल्कि गुण के हिसाब से होता है। यह रीत का सिद्ध कवि बिहारी के संबंध में रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था। हम चाहते हैं वीडियो बहुत बड़ा ना हो और आपका जल्दी जल्दी रिवीजन हो जाए, इसीलिए ज़्यादा बात इसमें नहीं करना चाहते, बस वही जो मेन है वही पढ़ाना चाह रहे हैं। प्रश्न नंबर 169, जन्म काल के अनुसार इन कवियों का सही कालक्रम है? तो बे ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पहले केशवदास का जन्म, फिर चिंतामणि, फिर देव और फिर पद्माकर का। देख लीजिए, केशवदास का जन्म 1555 ईस्वी, चिंतामणि 1609 ईस्वी, देव 1673 ईस्वी और पद्माकर 1753 ईस्वी, यानी सबसे लास्ट में है पद्माकर। 170 नंबर का है, लिख लीजिए। ये है स्थापना। इस काल को रीत काल कहने में किसी प्रकार का व्यक्ति दोष ना होगा। तो रीत काल अगर हम कह रहे हैं तो दोष नहीं होगा, क्योंकि प्रत्येक कवि द्वारा इसमें श्रृंगार को न्यूनाधिक यानी कम भी और ज़्यादा मात्रा में भी ग्रहण किया गया है। तो एक विशेष प्रकार की रीति ही है। तो दोनों कथन हमारा सही हो जाएगा, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, दोनों कथन सही है। प्रश्न नंबर 171, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में सभी काव्यांगों का विवेचन यानी सर्वांग विवेचन किया गया है? तो वो ग्रंथ है कविकुल कल्पतरु। डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ये ऐसा काव्य है जिसमें सर्वांग विवेचन है, सभी अंगों का, जैसे अलंकार, छंद, सबका विवेचन। चिंतामणि त्रिपाठी की रचना है। कविकुल कल्पतरु में काव्यांग का विवेचन यानी सर्वांग विवेचन किया गया है। शेष का विवरण इस प्रकार है। रस विलास देव का है, रस है इसमें। शिवराज भूषण भूषण का है, अलंकार ग्रंथ है। ललित ललाम मतिराम का है और अलंकार ग्रंथ है। प्रश्न नंबर 172, निम्नलिखित में कौन सा ग्रंथ मतिराम द्वारा नहीं रचा गया है? तो रस रहस्य नहीं है, आपको पहले बता चुके हैं, रस रहस्य नहीं है। रस रहस्य किसका है? तो ये कुलपत मिश्र की रचना है। कुलपत मिश्र की अन्य रचनाएं हैं संग्राम सार, युक्त तरंगड़ी, नक्सिक, द्रोड़ पर्व। मतिराम की रचनाएं हैं पूर्व मंजरी, लक्षण श्रृंगार, साहित्य सार, रसराज, ललित ललाम, सतसई, अलंकार पंचाश का, वृत्त कौमुदी। प्रश्न नंबर 173, उनकी विरह ताप की अतियुक्तियों में दूर की सूझ और नाजुक ख्याली बहुत कुछ फारसी की शैली है। शुक्ल जी ने यह कथन किसके विषय में कहा है? तो बिहारी जी के। अब तक हम लोगों ने 4-5 कोटेशन शुक्ल जी के अनुसार बिहारी जी के बारे में देख लिया है। उनकी विरह ताप की अतियुक्तियों में दूर की सूझ और नाजुक ख्याली बहुत कुछ फारसी की शैली है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का यह कथन रीतकालीन रीत शब्द कवि बिहारी लाल के विषय में है। जॉर्ज ग्रेसन ने कहा था बिहारी जी के बारे में कि यूरोप में बिहारी सतसई के समकक्ष कोई रचना ही नहीं है, ऐसा जॉर्ज ग्रेसन ने स्वीकार किया था। अगला प्रश्न लिखिए, प्रश्न नंबर 174, हिंदी रीत ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली आ रही है, अतः रीत काल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए। यह कथन किस लेखक का है? तो खैर हम अगले पेज में इसको पढ़ाएंगे, लेकिन यह कथन रामचंद्र शुक्ल जी का, क्योंकि उन्होंने ही चिंतामणि को अपना प्रथम कवि माना था, रीत काल का प्रथम कवि माना था। तो यह चिंतामणि के बारे में उन्होंने कहा। खैर हम अगले वाले पेज पर फिर पढ़ा देंगे, अगले वाले वीडियो में। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। नमस्कार।